2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया था। उनके नेतृत्व ने बांग्लादेश में शरण लेने वाले भारत विरोधी आतंकवादी गुटों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ाया। हालांकि अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ढाका स्थित अपना आवास खाली कर दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, क्योंकि प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ढाका की सड़कों पर उतर आए थे। टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान ने कहा कि वे राजनीतिक दलों की मदद से अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ये दृश्य 2021 में अफगानिस्तान और 2022 में श्रीलंका में देखे गए दृश्यों जैसे ही थे। इन देशों में भी नेता सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। अपितु शेख हसीना के जाने से बढ़ते व्यापार संबंधों के प्रभावित होने, लोगों और वस्तुओं की आवाजाही सीमित होने का खतरा पैदा हो सकता है। बदलते कूटनीतिक संबंध, भारत के प्रति बांग्लादेश की नई सरकार का रवैया क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। जबकि अतीत में जब बीएनपी जमात या सेना के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियों ने देश पर शासन किया है, तो भारत इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। जैसे कि भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत विरोधी आतंकवादी संगठन सक्रिय रहे हैं। यह स्थिति फिर से पैदा हो सकती है और नई दिल्ली एक और मोर्चा खोलने का जोखिम नहीं उठा सकती है। जबकि नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ सीमा पर अभी भी तनाव है और भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पीएलआई के साथ लंबे समय से गतिरोध में है। इसके अलावा म्यांमार सीमा भी बेहद अस्थिर है और भारत के पूर्वोत्तर में अशांति और संघर्ष का स्रोत है। साथ ही भारत को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और चीन ढाका में मौजूदा उथल-पुथल का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में नई सरकार को भारत से दूर धकेल सकते हैं। इसके लिए भारत को वर्तमान समय में हिंसा को सीमित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे अपने मित्रों और साझेदारों के साथ काम करना होगा और बांग्लादेश में शांतिपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी सेना के साथ काम करना होगा। साथ ही भारत खाड़ी में अपने साझेदारों, खासकर यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करना चाहेगा, ताकि बांग्लादेश के आर्थिक स्थिरीकरण के लिए रास्ते विकसित किए जा सके और चरमपंथ के खतरों को सीमित किया जा सके। द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन था। अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश ने ढाका में व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान एक एफटीए पर चर्चा शुरू की। यह एफटीए भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म कर देगा और आगे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए मानदंडों को आसान बनाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अंतरिम बांग्लादेशी सरकार या उसके बाद आने वाली सरकार के तहत एफटीए योजना आगे बढ़ेगी या नहीं, और बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। इंफ्रा और कनेक्टिविटी, विदेश मंत्री के अनुसार भारत बांग्लादेश संबंधों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत ने सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2016 से बांग्लादेश को $8 बिलियन की 3 क्रेडिट सुविधाएं दी है। हाल ही में अखौरा अगरतला लिंक, जो भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, दोनों देशों के बीच छठी सीमा पर रेल लाइन थी। इससे अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा का समय 21 घंटे से घटकर 10 घंटे रह गया है और इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत बांग्लादेश संबंधों में व्यवधान से भारत की पूर्वोत्तर तक पहुंच सीमित हो सकती है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्य मुख्य भारत से केवल पश्चिम बंगाल और असम के बीच 22 किलोमीटर के संकीर्ण चिकन नेक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज का प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत बांग्लादेश के बीच वित्त वर्ष 2023 से 24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना था? ए, $10 बिलियन, बी, $12 बिलियन, सी, $13 बिलियन, डी,
15 बिलियन डॉलर।